सो है गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज हम फिर से हमारे इंग्लिश लिटरेचर की एक नई पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलेज। ये एक बहुत ही प्यारी पोएम है जो कि हमारे हर एक इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स के अंदर डाली जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी पाई जाती है। हमारी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हैं, हमारी वीडियो को अभी से शुरू करते हैं। इट इज़ एन एंशिएंट मैरिनर, मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो एक बहुत ही ओल्ड सेलर को इंट्रोड्यूस करता है जिसे एंशिएंट मैरिनर कहा गया है। उन्होंने एक तरह से इसको एंशिएंट मैरिनर के रूप में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। वो काफ़ी ज़्यादा उनको मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेंज भी लग रहा था। एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री, यानी कि जो मैरिनर थे वो 3 वेडिंग गेस्ट में से एक को रोक देता है। यहाँ सस्पेंस क्रिएट होता है कि आखिर उन्होंने उसे रोका क्यों है। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड द ग्लिटरिंग आई, यानी कि जो वेडिंग गेस्ट थे उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चमकती आंखों को नोटिस करता है। नाउ वेयर फॉर स्टॉप्ड थोमी, यानी कि जो वेडिंग गेस्ट उनसे पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हो, आखिर तुमने मुझे रोका क्यों है। द ब्रिज ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड, यानी कि जो वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग सेलिब्रेशन इंजॉय भी कर रहे हैं, उसके बावजूद तुमने मुझे यहाँ रोक लिया, ऐसे वो पूछता है। एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि जो गेस्ट है वो उन्हें बोलता है कि वो ग्रूम का काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है। द गेस्ट्स आर मेट द फीस्ट इज सेट, यानी कि जो वेडिंग की जो फीस्ट है वो रेडी है और सारे गेस्ट भी वहाँ पर आ चुके हैं। मे हेयर द चेरी डिन, यानी कि जो वेडिंग से खुशी और म्यूजिक की आवाज़ें दोनों से आ रही होती है, मतलब एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जॉयफुल हो चुका है। ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड, यानी कि जो मैरिनर है अपने पतले हाथों से गेस्ट को पकड़ लेता है। ये सीन थोड़ा सा क्रीपी फील होता है उन सभी गेस्ट को, तीनों गेस्ट को वहाँ खड़े को। देयर वॉज अ शिप कोर्ट ही, यानी कि जो मैरिनर है वो अपनी सी जर्नी की स्टोरी स्टार्ट करता है, मतलब वो उन तीनों को अपनी सी जर्नी की स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, जो गेस्ट होते हैं वो वहाँ रुक जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं उसकी कहानी को। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, और गेस्ट एक छोटे बच्चे की तरह साइलेंटली स्टोरी को सुन रहा होता है। ये स्टोरी टेलिंग की पावर दिखाता है कि अगर उसको इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वेडिंग में जाना, लेकिन वो अब वहाँ स्थिर एकदम स्टिल खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा है। द मैरिनर हैथ हिज विल, यानी कि जो मैरिनर है वो सक्सेसफुली गेस्ट को अपनी स्टोरी सुनाने में फोर्स कर देता है। द शिप वॉज चीयर्ड द हार्बर क्लियर्ड, यानी कि जो शिप है वो हैप्पीली हार्बर से निकलती है। जर्नी और ज़्यादा एक्साइटिंग स्टार्ट होने लग जाती है फिलहाल इस टाइम पर। मैरीली डिड वी ड्रॉप, जो सेलर है वो खुशी के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बिलो द किर्क बिलो द हिल, यानी कि जो शिप है वो चर्च और हिल्स के पास से गुजरती हुई उस टाइम मुझे दिखाई पड़ रही है। बिलो द लाइट हाउस टॉप, जो शिप है वो ओपन सी की तरह एक तरह से सारे ओपन सी के अंदर मूव कर रही है शिप। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, अब फिलहाल सनराइज होना शुरू हो चुका है। पोइट डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। आउट ऑफ द सी केम ही, यानी कि सन ऐसा लगता है जैसे सी के अंदर से निकलता हो। उन्हें लगता है जब भी आपने कोई सनराइज देखा होगा तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जो सन है वो समुद्र के अंदर से ही बाहर आ रहा है, मतलब एक तरह से काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर इमेजिनरी वो क्रिएट करता है अपने दिमाग के अंदर ही। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, यानी कि जो सन स्काई में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है। वैन डाउन इनटू द सी, और उसी टाइम सनसेट भी हो जाता है। अब वो मतलब सनसेट किस टाइम बता रहा है, टाइम पीसफुली उनका पास हो रहा है लगातार। अब वो उसके आइस रीजन के बारे में बता रहा होता है, जो भी उसका सेलर होता है वो बताता है कि आइस रीजन के अंदर वो कैसे सर्वाइव करते थे। एंड नाउ द स्ट्रॉम ब्लास्ट केम एंड ही, सडनली डेंजरस स्ट्रॉम आ जाता है। नेचर पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा फ्राइटिंग बन जाती है। वॉज स्ट्रेनस एंड स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉम है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है। ही स्ट्रक विद हिज फॉरगेटिंग विंग्स, यानी कि जो स्ट्रॉम की जो स्पीड है, जो वहाँ पर भवंडर की जो स्पीड और जो फोर्स है वो बर्ड के विंग्स से कंपेयर किया गया है। मतलब बर्ड के विंग्स जितनी जितनी ताकत बर्ड के विंग्स के अंदर होती है उसी हिसाब से ताकत उसके अंदर फिलहाल स्ट्रॉम के अंदर बताई गई है। एंड चेज्ड अ साउथ अलोंग, यानी कि जो स्ट्रॉम है, जो भवंडर है, वो शिप को साउथ डायरेक्शन में पुश करता है। सेलर हेल्पलेस फील करता था उस वक्त। एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, अब जो वेदर है वो और ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। मिस्ट और स्नो जो है एटमॉस्फेयर को स्केरी बना देते हैं दोनों ही। एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ठंड उस वक्त हो जाती है। एंड आइस वेस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज आइसबर्ग्स शिप के पास में फ्लोट करते हुए आ जाते हैं। एज ग्रीन एज एम्बरल्ड, यानी कि आइस ग्रीन एम्बरल्ड की तरह शाइन कर रही थी क्योंकि सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी।
पोएट एक ब्यूटीफुल इमेजिनरी क्रिएट यहाँ करता है कि उनको कितनी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी। एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बाट्रोस, यानी कि फाइनली एक एल्बाट्रोस बर्ड अपीयर होता है, उनको फाइनली एक बर्ड दिखता है। बर्ड होप और गुड लक का सिंबल उन्हें लगता है कि हाँ हो सकता है आसपास में कोई ज़मीन भी आ चुकी हो अब। थ्रो द फॉग इट केम, यानी कि जो बर्ड है वो फॉग के थ्रो मतलब धुंध के बीच में से उन्हें दिखाई पड़ रही थी, उनके पास से पास हो रही थी। एज इफ इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल, यानी कि बर्ड को होली और स्पिरिचुअल क्रिएचर की तरह यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम, यानी कि जो सेलर है वो बर्ड का वेलकम करते हैं, उन्हें लगता है कि बर्ड उनके लिए गुड लक लाया है। आई एट द फूड इट नियर हैड ईट, यानी कि जो बर्ड है वो सेलर्स के साथ फ्रेंडली हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड राउंड इट फ्लू, बर्ड शिप के अराउंड कंटिन्यूसली फ्लाई करता रहता है, कंटिन्यूसली घूमता रहता है, उसके चक्कर निकालता रहता है। द आइस डिड स्प्लिट विद अ थंडर फिट, यानी कि जो आइस है वो सडनली ब्रेक होने लग जाती है, सारी की सारी आइस ब्रेक हो जाती है। द हेल्समैन स्ट्रीड अस थ्रो, जो शिप है वो सेफली आइस रीजन से बाहर आ जाती है। सेलर बिलीव करते हैं कि एल्बाट्रोस उनके लिए एक लक था, उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड लक चार्म था। विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बाट्रोस, सडनली जो मैरिनर होता है वो एल्बाट्रोस को मार देता है। ये पोएम का एक बिगेस्ट सिन माना गया है, क्योंकि बर्ड नेचर और इनोसेंस का सिंबल था, मैरिनर ने नेचर के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा क्राइम कर दिया था। सो इसका ओवरऑल मीनिंग ये है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, नेचर सिन पनिशमेंट और रेडिप्शन दोनों के ही बारे सबके बारे में ही बताती है। पोएम एक ये मैसेज देती है कि नेचर और लिविंग क्रिएचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, गलत एक्शन का पनिशमेंट ज़रूर मिलता है। सो गाइज ये थी हमारी पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हमारे चैनल पर काफ़ी सारी एक्साइटिंग और काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली इंग्लिश लिटरेचर की पोएम्स डाली जाती है।